Hi guys, I am Rajiv Upadhyay. I welcome you all to my YouTube channel Commerce Safari where I am going to teach you about the economics, business studies and accounts for class 11th and 12th. So today we are going to start with our new chapter for accounts, that is Introduction to Accounting. So our first chapter is about introduction of accounting, and it is one of the most important topic because it is also a base for whole over the account. तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, देखो इस चैप्टर में हमें देखना है कि बेसिक टर्म्स क्या है अकाउंट्स के। जैसे कि अभी हमने अभी इतने सारे टर्म्स पढ़े, अभी मैंने इससे पहले आपको जितनी वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बता दिया था कि आपका टेबल कैसे बनाए जाते हैं, पर उसके अंदर जो टर्म्स आते हैं हम बेसिकली अकाउंटिंग करते किस लिए हैं, ये इसीलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्योंकि इससे ही आपके सारे कॉन्सेप्ट आगे के बनेंगे। ठीक है, तो जो आज का अपना पहला टॉपिक है वो है अबाउट द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ significant manner and in terms of money transaction and event which are in part of financial character। देखो तो अकाउंट्स बेसिकली है क्या, देखो एक ये आर्ट्स ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, सिग्निफिकेंट, समराइजिंग, एक प्रॉपर मैनर में आपको समराइज करके पूरी डिटेल दे देगा कि आपको आगे चल के मतलब आपके अगर अकाउंटिंग आपने पूरे साल की तो उससे आपको फ़ायदे कितने आए, आपके उसके लॉस कितने आए, तो वो सब आपको इसी अकाउंटिंग टर्म से मिलेगा। ठीक है, तो आप हमेशा एक बात याद रखना कि जो भी आप अकाउंटिंग करोगे ना वो हमेशा आपका फाइनेंशियल टर्म में ही होगा। ठीक है, वो हमेशा आपका फाइनेंशियल टर्म में होगा। फाइनेंशियल टर्म मतलब ये होता है कि जो आपके मनी के टर्म में रिकॉर्ड हो चीज़ें। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोल दिया कि अगर मैंने आज फर्नीचर खरीदा, ठीक है, अगर मैंने फर्नीचर परचेज किया तो मैं अब डायरेक्ट इसको अब ये अपने अकाउंट की बुक में नहीं लिख सकता हूँ। मैं इसको क्यों नहीं अकाउंट्स की बुक में लिख सकता हूँ? क्योंकि इसमें मैंने कोई भी फाइनेंशियल कैरेक्टर शो नहीं किया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फाइनेंशियल कैरेक्टर ऐसे शो कर देता, मैंने परचेज किया फर्नीचर ₹50,000 का, ठीक है, तो अब मैं इसको शो कर सकता हूँ अपने अकाउंट्स की बुक में। क्यों? क्योंकि मैंने इसको फाइनेंशियल टर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब बस इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग अभी मैंने क्या बताया, मैंने फर्नीचर लिया, जैसे मैं फर्नीचर का एग्जांपल लेता हूँ, चलता हूँ, तो देखो मैंने फर्नीचर लिया, फर्नीचर अभी मैंने परचेज नहीं किया पर मैंने अपने उसको बुक में तो लिखूंगा ना कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया, ठीक है, फर्नीचर लिया, तो ये मैंने फर्नीचर को यहाँ रिकॉर्ड ही तो किया ना भाई। देखो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, उसके आगे मैं अमाउंट में लिख दूंगा 50,000। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, उसके बाद समराइजिंग क्या होता है, देखो अब क्लासीफाइंग तो समझ गया कि आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, जैसे फर्नीचर आ गया, आपका मशीनरी आ गया, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप उसको क्लासीफाई करके लिख सकते हो। देखो समराइजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बताए क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि देखो समराइजिंग में ये रहता है कि आपका ये टोटल ओवरऑल वर्थ बताता है कि आपने इस साल प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया। जो भी आपको साल के अंत में पता चलता है ना, जैसे मैंने बताया था ना कि जो 31 मार्च को हमें पता चलेगा कि हमारी फाइनेंशियल असल में पोजीशन क्या है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन जो हमें शो करेगा वो यही चीज़ शो करेगा। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन ये अगर हमें शो कर रहा है ना तो भाई यही चीज़ करेगा। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको और आगे क्लियर कर देता हूँ। देखो अब देखो क्या आ रहा है, जैसे अगर मैंने कुछ भी बोला, मैंने वहाँ बोला ना आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मैंने एक फर्नीचर खरीद लिया, ठीक है, एक मैंने फर्नीचर खरीद लिया, एक मैंने मशीनरी खरीद लिया, ठीक है, और एक मैंने मोबाइल खरीद ली, ठीक है, और उसके बाद मैंने एक कंप्यूटर खरीद लिया। ठीक है, मैंने ये चार चीज़ें मान लो अभी खरीदी। ठीक है, इसकी रुपीज़ है 10,000। ठीक है, इस 10,000 और इसकी है 5,000। ठीक है, और इसकी है 10,000 और इसकी अगेन 5,000। ठीक है, तो देखो अब मैंने ये चार चीज़ें जरूर लिख दी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब मैं इन सब चीज़ों को अपनी बुक में रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, मैंने फर्नीचर को भी रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, मैंने मशीनरी को भी रिकॉर्ड कर दिया, मैंने मोबाइल को भी रिकॉर्ड कर दिया, और मैंने कंपनी जो कंप्यूटर मैंने ख़रीदा है उसको भी मैंने एक जगह रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, अब इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हो रहा है, जब मैंने सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर दिया तो भाई ओवरऑल मेरे को देखना पड़ेगा ना कि मैंने ये सब चीज़ें खरीदी जरूर है पर मेरे को इससे फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। अब ये देखने वाली बात आती है आखिरी में। ठीक है, कि अगर मैंने जैसे अगर मैंने इस साल का मान लो कि जैसे सेव करके रखा था अपना 40,000, ठीक है, और मैंने जब इन सब का ओवरऑल नेट देखा कि कितना हुआ तो ये 30,000 हो गया था। ठीक है, तो मतलब अभी भी मेरे पास 10,000 बच गए। ठीक है, यहाँ पे देखो 10,000 मेरे पास अभी बच गए ना, क्योंकि मैंने 30,000 की ये सब चीज़ें खरीदी। ठीक है, और मैंने 40,000 अपने पास पर्सनली सेव करके रखा था कि मैं ये सब चीज़ें मंगाऊंगा। मैंने एक मतलब अंदाजे से रख रखा था, पर मेरे पास 10,000 बच गया तो यही 10,000 क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरीके से आप आगे अकाउंट्स को ऐसे ही रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आप क्या है।
ठीक है। आप देखो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें आती है। देखो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। देखो अब ये साइंस और आर्ट्स दोनों कैसे, देखो क्या हो रहा है ना कि हम जैसे अब साइंस की वजह से मैं पहले बात करूँ, ठीक है। तो जो अपना साइंस होता है वो एकदम फैक्चुअल, मतलब एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ठीक है। कि मतलब वो जो चीज़ें यहाँ फॉलो की जा रही है वो हर कंट्री में फॉलो की जाएंगी, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे अगर मैंने लिया कार्बन प्लस और ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हर जगह यही होगी, ठीक है। ये नहीं कि इसकी जगह कोई और चेंज करके लिख रहे हैं, नहीं, ठीक है। उसी तरह और आर्ट्स में क्या होता है, आर्ट्स में होता है कि आप डिफरेंट कैटेगरीज, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही चीज़ हर कोई यूज़ कर रहा हो, ठीक है। उसको डिफरेंट बना के लिखा जा सकता है, ठीक है। तो उसी तरह अकाउंट्स होता है, ठीक है। अकाउंट्स में भी जो साइंस होता है ना, वो एक तरीके का साइंस ही मान लो, क्योंकि उसमें जो आप टेबल बनाओगे, ठीक है, जैसे आपने लेजर बनाया, आपने पर्सनल अकाउंट बनाया, ठीक है, आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया, तो उसमें भी आप जो बना रहे हो ये यूनिवर्सली ट्रूथ है, वो यहाँ भी बने तो वो हर जगह ही बनेगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको साइंस भी बोलते हैं। और आर्ट इसलिए है ना क्योंकि ज़रूरी नहीं आपको कि आप इस अकाउंट को बनाने के लिए किसी की ज़रूरत पड़े, ठीक है। इसको कोई भी बना सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको आर्ट और साइंस इसलिए बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। देखो उसके बाद क्या होता है ना, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बनाया था, ठीक है, कि अगर मैंने ऐसे ले लिया कि आपको हमेशा और हमेशा याद रखना है कि आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब कि जो कि आपके मनी के टर्म में रिकॉर्ड हो, बस उन्हीं चीज़ों को आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो मतलब वो आपके अकाउंट की चीज़ें भी नहीं है, ठीक है। आप फिर उसे रिकॉर्ड भी नहीं करोगे, आपको फिर उसे रिकॉर्ड भी नहीं करना है, ठीक है। आपको बस देखना कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि नहीं। जैसे अगर मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे मशीनरी, ठीक है, और एक जगह मैंने लिख दिया मशीनरी है आपका, ठीक है, सपोज करो 50,000 की, ठीक है। तो मैंने दो जगह लिख दिया ये चीज़ें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने अमाउंट ही नहीं बताया, पर मैंने यहाँ पे अमाउंट में बताया है, ठीक है। तो आप खुद ही सोचो मैं इसमें से कौन सी चीज़ें वहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। आप बोलोगे ऑब्वियसली क्योंकि याली करेंगे मशीनरी वाली, क्योंकि इसमें मेरे को अमाउंट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अगर अमाउंट की वैल्यू नहीं दी होती तो मैं इसको भी रिकॉर्ड नहीं करता, ठीक है। इसीलिए याला हम नोट करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एकदम अच्छे से अब, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं अगले वीडियो में स्टार्टिंग में उसको बता दूंगा, ठीक है। अब अपने पास नेक्स्ट आ जाता है अबाउट दी रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। सेम ही है, पूरा सेम है, ठीक है। जो मैं अगर अब इसमें एग्जांपल देने का भी कुछ नहीं बनता, क्योंकि देखो अब इन टर्म्स ऑफ मनी मतलब भी वही होता है कि आपको बस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करने हैं, बस जो भी आप कर रहे हो उसमें बस आपका फाइनेंशियल टर्म होना चाहिए, बस ख़त्म। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि ₹10,000 की मेरी मोबाइल है, तो वो मेरा रिकॉर्ड हो जाएगा अकाउंट्स ऑफ बुक में, ख़त्म। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और आपको अगर कहीं पूछ लिया कि मशीनरी को रिकॉर्ड करो, तो आप सीधा बोल देना कि मैं मशीनरी नहीं रिकॉर्ड कर सकता क्योंकि इसके संग कोई भी फाइनेंशियल चीज़ मुझे दी ही नहीं गई है, ठीक है। बस इतनी सी बात है यहाँ पे। देखो फिर क्या आता है क्लासिफिकेशन। जैसे अभी मैं आपको पूरा डेफिनेशन के हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है, कि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग द डेटा इन प्रॉपर मैनर, वही यहीं पे हम उसी को आगे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद जैसे अपना क्या आ जाता है क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग ऑफ डेटा। देखो अब क्लासिफिकेशन कैसे होता है, देखो जैसे अगर मैंने ये टेबल बना दिया, ठीक है, सपोज करो मैंने ये टेबल बना दिया, ठीक है। यहाँ पे मशीनरी है, मोबाइल है, ठीक है, और कंप्यूटर है, ठीक है, तीन चीज़ें। ये 10,000 की है, ये 10,000 की है, ठीक है, और ये 2,000 की मान लो अभी, ठीक है, सपोज कर लो, ठीक है। तो मैंने ये क्या किया, डेटा को क्लासीफाई कर दिया अलग अलग पार्ट में। चलो इतना काम हो गया, बढ़िया। अब भाई बात आती कि देखो हमने क्लासिफिकेशन तो कर दी डेटा की, चलो इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, अलग अलग कलर के क्लासिफिकेशन मैंने कर दी। मान लो यहाँ भी कुछ होता, ठीक है, यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने क्लासिफिकेशन कर दी। अब बात आती है कि समराइज़ कैसे करूँ इसको। देखो अब समराइज़ की बात कैसे आ जाती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको कि अगर मैंने 40,000 सेव करा था, ठीक है, और उसमें से 30,000 का मैंने सामान ले लिया, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मुझे कितने का गैप मिला था, 10,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ था कि नहीं हुआ था। ये प्रॉफिट हो गया मेरा 10,000 का, ठीक है, इतना मेरा प्रॉफिट हो गया 10,000 का। अब देखो ये प्रॉफिट जो हुआ है ना 10,000 का, यही आपको समराइज करके आपको एक प्रॉपर पता चला कि भाई हाँ 10,000 का मुझे सेव हुआ था, इसीलिए मैंने वहाँ पे रखा, ठीक है। जैसे अगर मैंने एक और एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ समराइज़ का, ठीक है। देखो अगर मैंने लिया, मान लो जैसे मैंने एक आपने प्रॉपर वर्थ लगाया था कि 10,000 मैं बचा के रखूँगा अपने आने वाले सामान खरीदने में, ठीक है, ये चीज़ होगी, ठीक है। आपने उसमें से 2,000 की फ़ोन ले ली, ठीक है, और 4,000 का आपने उसमें मोबाइल ले लिया,
ठीक है, ये हो गया। और उसके उसके अलावा आपने 1000 का मान लो कुछ अ- अ- अलग मशीनरी ले ली, ठीक है, मान लो इतना, ठीक है। तो 4000 और 6000 7000 हो गया आपका, ठीक है, 7000। और आपने असल में सेव कितना किया था, 10,000 किया था कि नहीं किया था, पर आपको अभी भी प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3000 का हो रहा है ना। तो ये 3000 आपको बताने वाला कौन है, समराइज करेगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा 3000 अभी भी रुपीज़ बचा हुआ है और यही मेरा प्रॉफिट होगा, ठीक है। बस इसमें इतना ही था, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अपना, देखो, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स एंड कम्युनिकेटिंग। देखो अब क्या होता है ना कि अब कुछ होते हैं आउटसाइडर्स, ठीक है, आउटसाइडर्स अब मैं बताता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ। देखो आउटसाइडर्स कैसे, देखो जैसे अगर मैं एक कंपनी खोल रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं एक कंपनी मान लो अभी ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, ये कंपनी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ओपन कर रहा हूँ, ये मेरी कंपनी है। तो जो यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में आप कोई भी कंपनी खोलो, आपको फाइनेंशियल कमी तो होगी ही होगी, गारंटीड है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आप कहीं और से लेने जाओगे क्या, पैसा, ठीक है, आप इधर इधर लेने गए, ठीक है, इस कंपनी से लेने गए, इस कंपनी से लेने गए और इस कंपनी से लेने गए, ठीक है। ये 3 कंपनियां हैं, ठीक है, आप क्या गए, एक कंपनी है आपने अभी अभी जैसे स्टार्ट की, ठीक है, आपका पिछला रिकॉर्ड जो भी हो, अभी आपने इतना बस ध्यान रखो कि आपने एक कंपनी खोली, आप 3 लोगों के पास, 3 कंपनियों के पास गए हो पैसा लेने, ठीक है। तो देखो अब जब ये कंपनी और ये कंपनी आप में बस एक ही चीज़ देखेगी कि भाई क्या इस बंदे के अंदर पोटेंशियल है कि ये मेरे टाइम आने पे सारा पैसा लौटा दे। बात समझो कैसे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, कि आपके ये पुराने रिकॉर्ड चेक करेगी, ठीक है, कि भाई जैसे अगर आप हो कोई भी, जैसे आप कोई ले लो, ठीक है, जैसे क्रिस एक बंदा है, ठीक है, क्रिस एक बंदा है, ठीक है, ये गया 3 कंपनियों के पास, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है, इन 3 कंपनियों के पास गया और वो जाकर वहाँ पे पूछ रहा है कि भाई मुझे मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अभी सही नहीं चल रही है क्योंकि मैंने एक नई नई कंपनी खोली की और चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें नेटवर्क बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो इसमें अब वो गया पूछने, ठीक है, तो कंपनियां पहले ना उसका बैकलॉग रिकॉर्ड करेंगी कि भाई हाँ इस बंदे के अंदर पोटेंशियल है हमारे पैसे देने का, ठीक है। अगर उन्हें ये लगा कि ये हमारे पैसे दे देगा तो वो तो पक्का उन्हें लोन दे देगी, ठीक है, कि लो भाई ये इतना लोन हमसे ले जाओ, ठीक है। पर सपोज करो कि इसका फाइनेंशियल पोजीशन इतना पहले का भी अच्छा नहीं है, ठीक है, इसने बहुत सारे लोगों के लोन नहीं दिए या लोन दिए भी हैं तो वापस किए हैं तो वो बहुत ज़्यादा लेट किए हैं, ठीक है, तो ये लोग उसे देने से मना मना कर देंगे, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट एंड कम्युनिकेटिंग का मतलब ही यही होता है कि भाई आपको बताना पड़ेगा कि आपका असल में कंपनी का रिकॉर्ड क्या है दूसरी कंपनीज को, तभी भाई आपको कुछ सपोर्ट वहाँ से मिल सकता है। और भाई देखो एक तरीके से आप ऐसी भी अनुमान लगाओ, अगर आप अच्छी सैलरी हर एम्प्लॉय को दे पा रहे हो तो तभी लोग आपकी कंपनी में काम करेंगे, सिंपल सी यही बात है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं ना जिस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है उसी कंपनी में लोग आकर काम करेंगे, वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि भाई वो आपका पहले बैकलॉग देखेगा कि भाई हाँ इस बंदे के अंदर पोटेंशियल है, ये हमारे पैसे दे देगा तो बढ़िया हम इसको लोन दे देते हैं, और अगर नहीं दे पा रहा है तो फिर आपको वापस से उनकी ओर से लोन भी नहीं मिलेगा, ठीक है। बस इसमें इतना था, ठीक है। अब देखो जैसे अभी मैंने बताया, ठीक है, तो उसमें कौन से आ जाते हैं, देखो एक ये आ जाता है, देखो एक्सटर्नल यूज़र, ठीक है, और एक इंटरनल यूज़र आ जाते हैं। देखो इंटरनल यूज़र तो आप सभी जानते हो, देखो जैसे अगर आपने एक कंपनी खोली तो आप उसके क्या हो सकते हो, ओनर हो गए, ठीक है, ओनर हो गए, मैनेजर होंगे, ठीक है, तो वही देखो ओनर, मैनेजर, एम्प्लॉई, ठीक है। और अगर बाहर से देखो, बाहर से अगर बात आती है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है, बाहर से एक चीज़ और आ जाता है, देखो बैंक्स, ठीक है। अब बैंक से भी आप बोलोगे भाई आपने बैंक का तो बताया नहीं, चलो बैंक का एग्जांपल ले ले रहा हूँ, ठीक है, अगर बैंक से भी आप लोन लेने जाओगे ना तो भाई वो भी एक आपसे प्रॉपर चीज़ ले लेते हैं कि भाई अगर ये बंदा हमारे पैसे नहीं दे पाया तो हमें इसकी ये प्रॉपर्टी जब्त कर लेनी है, ठीक है। इसीलिए अगर आप बैंक के पास भी लोन लेने जाते हो तो वो भी आपके पिछले रिकॉर्ड से देखता है कि आपने पहले के पैसे दिए हैं कि नहीं दिए हैं, ठीक है। तो बैंक पे आपके साथ यही करेगा कि आपको पहले पिछले रिकॉर्ड देखेगा कि आपने पहले के पैसे दिए हैं कि नहीं दिए हैं, ठीक है। इसमें कौन आ जाता है, गवर्नमेंट्स आ जाती है, क्रेडिटर्स आ जाते हैं, सिक्योरिटीज एनालाइजर, कस्टमर्स आ जाते हैं, कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं। कॉम्पिटिटर्स मतलब जो आपके, जैसे आपने एक कंपनी खोली, सामने वाला भी एक कंपनी खोल के बैठा हुआ है तो यही आपका कॉम्पिटिटर होगा कि भाई आपको इससे कॉम्पिटिट करना है कि इसकी दुकान अच्छी चली तो मेरी भी अच्छी चले इससे, और ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब मेन बात आती है कि इसकी ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ठीक है। अब अकाउंट्स हम करते क्यों हैं, ठीक है। देखो अकाउंट्स करने का एक प्रॉपर और बेसिक फंडा यही है ना कि भाई हमें एक अपनी पूरी फाइनेंशियल पोजीशन का रिकॉर्ड पता चल सके, ठीक है। अगर मैंने एक कंपनी खोली है तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मुझे अपने फाइनेंशियल पोजीशन
पता चल सके, ठीक है। अगर मुझे सबसे इम्पोर्टेंट यही आ जाता है कि फाइनेंशियल पोजीशन मुझे अपनी पता चल सके। अगर मुझे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन ही नहीं पता चल रही है कि भाई अगर मेरे साल में प्रॉफिट हो रहा है कि मेरा लॉस हो रहा है, ठीक है, अगर मुझे यही पता नहीं चल पा रहा तो मैं कैसे आगे का सोच पाऊंगा। क्योंकि देखो आगे का सोचने के लिए मुझे प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए ना, मैं लॉस में चल के थोड़े ना सब कुछ अपना बिजनेस चला पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि लॉस हुआ तो एक ना एक दिन मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। इसलिए अकाउंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फाइनेंशियल पोजीशन बताने में किसी भी कंपनी का, ठीक है। और उसके अलावा क्या आ जाएगा, देखो जैसे आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, ठीक है, ट्रांजेक्शन करने में आपका हेल्प करता है। देखो उसके लिए आपके डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनाए रखे हैं। पर्सनल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, लाइव बैलेंस शीट है आपकी, ठीक है। तो आपकी ये लाइबिलिटी, आपकी एसेट्स सब आपको एक बार में बता देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे, ठीक है। आपके अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो, ठीक है, ये हो गए आपकी दो तीन बातें, ठीक है। और इसके अलावा आप ऑब्जेक्टिव में और यही लिख सकते हो। देखो मेन बात तो ये है कि आपकी ये फाइनेंशियल पोजीशन बता देगा तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। क्योंकि कोई भी अगर कोई भी कंपनी खोल रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन असल में है क्या, ठीक है। और ये आपको ये भी बताएगा कि एनालाइज करने में बताएगा, ठीक है। ये आपको एनालिसिस करने में भी बताएगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है भाई, कि आपके कॉम्पिटिटर आपसे आगे क्यों निकल रहे हैं, उन्होंने ये स्टेप लिया उसके बाद आप उससे बेटर स्टेप लोगे तो आप उनसे आगे निकल सकते हो, ठीक है। जैसे आज के मार्केट में भी हम देख लेते हैं कि मार्केट में भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, पर भाई सबको कॉम्पीट तो करना पड़ रहा है ना भाई वहाँ से। इसीलिए अकाउंट्स आ जाता है, ठीक है। इसीलिए अकाउंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। So thank you guys for watching our video. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you and have a nice day ahead.